आपने स्पष्ट किया। तो शरद साहब, मतलब अगर आपकी बेसिक 15,000 के ऊपर है तो फिर जो सारा कैलकुलेशन होगा वो उस बेसिक सैलरी पे ही होगा, तब कोई अलाउंसेस ऐड नहीं होंगे, क्योंकि जो पैसा भी हटना है जो 8.33% है और उस पर एडिशनल 1.16% है वो भी बेसिक का ही कट रहा है, वरना तो फिर उसमें अलाउंसेस भी शामिल किए जाते हैं अगर काटने के तौर पे हम देखते हैं। ये भी लॉजिक यूज कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसमें विपिन जो लक्ष्मण बात कह रहे थे उसमें मैं उसको थोड़ा सा मैं अलग तरीके से देखता हूं। जो बात बता रहे थे कि आपको अब जो नया ये प्रोविजन आया है, जो सुप्रीम कोर्ट की नई पीछे रूलिंग आई थी जिसकी पहले 3 मई डेट थी, बढ़ के अब 26 जून तक हो गई है। तो मेरे इसके आकलन के हिसाब से विपिन इसमें यह है कि 15,000 तक बेसिक वाली एलिजिबिलिटी तो ठीक है, पर मान लीजिए किसी के कुछ फिक्स्ड अलाउंसेस हैं जो कि 15,000 से ऊपर भी जा रहे हैं, उनको एचआरए मिल रहा है, कोई ऐसा फिक्स कन्वेंस अलाउंस है, कोई ऐसा फिक्स मेडिकल अलाउंस है। ये बात लक्ष्मण की बिल्कुल ठीक है कि जो फिक्स्ड अलाउंसेस हैं, जो आपके सैलरी का पे स्लिप का हिस्सा बनते हैं, जहां पर आपको कोई रीइंबर्समेंट नहीं लेनी पड़ती, हम लोग उसको जो लक्ष्मण कह रहे थे दस्तावेज दे के आप सैलरी लेते हैं, उसको हम रीइंबर्समेंट कहते हैं कि आपको रीइंबर्समेंट फॉर्म में नहीं है। तो आपकी जो फिक्स सैलरी है वो सैलरी फिर आपकी टोटल इस डिडक्शन के लिए इंक्लूड होगी। 15,000 बेसिक सैलरी की एलिजिबिलिटी है, पर इस सारे को चेंज करने का पर्पज ही यही था कि अगर आपको कुल सैलरी ज्यादा मिलती है, मान लीजिए आपको 25-30 हजार सैलरी मिलती है, उसमें आपका एचआरए भी है, उसमें आपका कन्वेंस अलाउंस भी है, उसमें आपका मेडिकल अलाउंस भी है, और भी कोई अगर आपको फिक्स्ड अलाउंस मिल रहा है, मान लीजिए यूनिफॉर्म अलाउंस मिल रहा है, फिक्स्ड है, जो कि रीइंबर्समेंट बेस नहीं है, तो वो भी फिर इस कैलकुलेशन के लिए जो 9.49% हम जो अब जो नई 1.16% 8.33 में बढ़ा दी गई है विपिन, वो इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो इसमें यह ध्यान देने वाली बात है कि अगर 15,000 एलिजिबिलिटी जरूर है, पर अगर उससे ऊपर जा रहा है अलाउंसेस की वजह से, तो एम्प्लॉय को यह डिसएडवांटेज नहीं मिलना चाहिए। एम्प्लॉयर की हम ये सब एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, उसको यह डिसएडवांटेज नहीं मिलना चाहिए। और यह बात आपने जो शुरू में कही विपिन, ये बिल्कुल जायज है कि एम्प्लॉय का अपना ही पैसा उधर से उठ के उधर जा रहा है। इस पे हम आगे चर्चा करेंगे और आप मुझे टाइम देंगे तो मैं इस पर जरूर, क्योंकि अभी चर्चा आपकी बेसिक कैलकुलेशन मेथड की चल रही है, हम सब जानते हैं कैलकुलेशन मेथड आपका जो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस है उसमें उसको एवरेज पिछले 60 महीने लिया जाएगा, जबकि ये पहले 1/9/2014 से पहले ये 12 महीने होता था। अब ये 60 महीने की एवरेज लेके नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस लेके उसको 70 से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो ये तो हुआ, ये हुए फॉर्मूले की बात। पर इसमें मैं चाहूंगा कि आप इस पर चर्चा करें कार्यक्रम के दूसरे भाग में कि अब एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए, क्या उसको इसके लिए जाना चाहिए, क्योंकि लोगों के मन में मुझे बहुत सारे लोग मिल रहे हैं जब से नोटिफिकेशन आया है, स्पष्टीकरण आया है कि भाई करें कि ना करें, क्या हमें जाना चाहिए, क्या हमें नहीं जाना चाहिए। उस पर बहुत डिबेट चल रही है, तो मैं चाहूंगा कि इस पर आप चर्चा करें। अभी मैं उसको नहीं उठा रहा हूं क्योंकि आपने मेरे से जो सवाल पूछा था वो आपने दूसरा पूछा था, तो मुझे ये लग रहा है कि 15,000 एलिजिबिलिटी है, उसके ऊपर अलाउंसेस हैं तो वो भी कंसिडर होंगे। हाँ, तरक्की की भी बात सुन लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही स्पष्टीकरण देना चाह रहा था विपिन कि एक तरह से स्लैब बन गया है। अगर 15,000 से नीचे के जब कैलकुलेशन करेंगे तो हम 8.33 पे करेंगे, और जो जैसा कि अंशु बोल रहे हैं 15,000 से हम ऊपर करेंगे तो हम 9.49 लेंगे। तो इसी बात से ये स्पष्टीकरण जो मैं पहले दे रहा था वो स्पष्ट हो जाता है, जो मैं लक्ष्मण को भी स्पष्ट क्लियर करना चाह रहा था कि 15,000 से ऊपर पर भी होगा। और आप जो बात कह रहे थे जब आप अंशु के पास गए थे, उसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है 12% का, उसी के अंदर की विपिन हम ब्रेकअप की बात कर रहे हैं। मैं समझ गया सैलरी पे 9.49। मैं बिल्कुल गॉट योर पॉइंट सर कि वो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो 12% का है, पर मैंने 1 लाख इसलिए पकड़ा एक बड़ा फिगर कि वो स्टेक ऑफ कैलकुलेशन के लिए हो, ताकि वो सबको इजीली कैच हो जाए। तो वो 12% में, लेकिन जैसे ही आप 15,000 के ऊपर सारे अलाउंसेस को शामिल करेंगे तो डेफिनेटली वो परसेंटेज बड़ा होगा। जी, वो थोड़ा फर्क पड़ेगा उससे, पर कुल मिला के जो आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है उसी के अंदर का ये सारा खेल है। असल में लोग शुरू में समझ रहे थे कि शायद हमें कुछ एक्स्ट्रा पेंशन मिलेगी, आप ही का पैसा है जो प्रोविडेंट फंड के कॉर्पस फंड से उठ के वहां जा रहा है। सिर्फ उसको जो कैलकुलेशन का बेस है, जो कैलकुलेशन की फिगर है, उस फिगर को अब वाइड कर दिया गया है, जिससे थोड़ा पेंशन में फर्क पड़ने वाला है। ठीक है शरद जी, तो अब जिस सवाल को आप उठा रहे थे, देखिए मुझे तो अगर ये फैसला लेना होगा तो एक तो मुझे ये पता लगे, जिसपे हमने काफी सारी बातें कर ली, कि भाई मेरी बेसिक के साथ क्या मेरे दूसरी और चीजें भी यहां पर जुड़ रही हैं, ज्यादा अगर वो जुड़ेंगी तो डेफिनेटली वो रकम ज्यादा बड़ी बनेगी।
और दूसरा ये कि अब मुझे ये भी थोड़ी क्लैरिटी चाहिए कि इस सब में मेरे कॉर्पस से कितना पैसा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि मैं इस स्कीम में क्यों जाऊं, क्यों ना वो पैसा मैं अपने पास रखूं, निकाह जब मुझे मिले तो इन्वेस्ट कर दूं या आगे मैं बढ़ा दूं, पेंशन बनेगी कि कब तक मुझे मिलेगी, किस हिसाब से मिलेगी, मतलब वो थोड़ा सा बड़ा कंफ्यूजन सा है। देखिए, पहले तो मैं विपिन ये बात बताना चाहूंगा कि अब जो नया रिजीम आया है आयकर में, तो बहुत सारे एम्प्लॉयर्स अब उसके हिसाब से अपना सैलरी का पैकेज बनाने लगे हैं, क्योंकि खासकर जो लोग न्यू रिजीम में जा रहे हैं उनको पता है मैं ज्यादा अलाउंसेस, HRA और ये कन्वीनियंस अलाउंस और ये अलाउंसेस लेने का बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, तो इसलिए उन्होंने अपने सैलरी स्ट्रक्चर को इस न्यू रिजीम आने के बाद बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है। ये तो एक बात रही। तो जहां तक बात अलाउंसेस ऐड करने की है तो कुछ हद तक वो सीमित हो जाता है। पर अब ज्यादा अहम बात जो मैं आपको शुरू में कह रहा था कि जो दर्शक आज देख रहे हैं वो ये कैसे निर्णय लेके हम जाएं कि ना जाएं, क्योंकि ये एक फाइनेंशियल कैलकुलेशन है, थोड़ा सा सब्जेक्टिव भी है। तो मैं जब आप बोल रहे थे तो मैंने कुछ पॉइंट्स अपने आप बनाए जो ये बताते हैं कि क्यों आपको जाना चाहिए, फिर मैं ये बताऊंगा कि क्यों आपको नहीं जाना चाहिए। तो मुझे लग रहा है ये पॉइंट्स बताने के बाद दर्शकों के मन में बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि उनको इधर जाएं कि उधर जाएं, जाएं कि ना जाएं। सबसे पहला पॉइंट कि आपको क्यों इसके लिए जाना चाहिए वो है कि आपको एक रिस्क फ्री रिटर्न पेंशन के रूप में मिलता रहता है, उसमें कोई रिस्क नहीं है। आपको पता है कि EPS जब आता है 58 साल के जब आप हो जाएंगे, आपको मंथली रिटर्न आजीवन आता रहेगा, वो एक फिक्स अमाउंट आता रहेगा, उसमें कोई रिस्क नहीं है। पहला ये जाने का फायदा। दूसरा, अगर ले तो आपको जो मार्केट के उतार चढ़ाव होते हैं, क्योंकि आप जब अपना निवेश करते हैं तो मार्केट के उतार चढ़ाव होते हैं, आप उससे बिल्कुल पूरी तरह बच जाते हैं। दूसरा, अगर आपके जो साल हैं, जितने ज्यादा साल आपने काम किया है उतना आपको ज्यादा पेंशन आएगा। या आप अगर फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे, फॉर्मूले का मैथमेटिक्स में जाएंगे तो जितने ज्यादा साल काम करेंगे उतना ज्यादा आपको रिटर्न आएगा। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि आपने लंबी अवधि तक नौकरी करी है। दूसरा, कल को अगर ब्याज की दरें विपिन गिरती हैं, अगर हम देख रहे हैं कि अब इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है, ब्याज की दरें नीचे जाती हैं, तो आपको उस फिक्स रिटर्न पे, फिक्स रेट पे रिटर्न आता रहेगा पेंशन के रूप में। और छठा और अंतिम या पांचवा मैं बोलूंगा कि आप एक अच्छे फंड मैनेजर नहीं है। मतलब आप अपना पैसा प्रोविडेंट फंड में जब लमसम मिलता है रिटायरमेंट के टाइम पे, तो आपको बहुत अच्छा फंड मैनेजर बनना पड़ता है। या फिर CNBC आगाज पे योर मनी जैसे कार्यक्रम आए उनको देखें तो अलग बात है, पर जो अच्छे फंड मैनेजर नहीं है उन लोगों के लिए दिक्कत होती है उसको मैनेज करना। तो एक अगर फिक्स रिटर्न आ रहा है तो ये एक अच्छी बात है। और छठा और अंतिम पॉइंट जो मैंने लिखा था कि अगर आपने अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग नहीं करी है, आप सोच रहे हैं कि अभी रिटायरमेंट पे किसान मुझे पता नहीं क्या करना है, तो ऐसे में बेहतर है कि उस पेंशन को आने दीजिए। ये तो रहे विपिन पॉइंट फॉर। अब क्यों आपको नहीं जाना चाहिए ये भी बहुत जरूरी है साथ में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नहीं जाना चाहते होंगे। उसके लिए पहली बात यह है कि अगर आप इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं, क्योंकि आपको जो रिटर्न आ रहा है वो एक इन्फ्लेशन लेवल पे आ रहा है, कल को अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाती है तो आपको तो रिटर्न उसी रेट पे आता रहेगा। तो इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं तो आपने इन्वेस्टमेंट को रीअलाइन करना पड़ेगा। मुझे लगता है उस कारण से जो लोग नहीं जाना चाहते वो नहीं जाएंगे। दूसरा, आपका जो EPF का कॉर्पस है वो शादी ब्याह के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, मकान खरीदने के लिए बहुत सारे लोग इंतजार करते हैं रिटायरमेंट पे, भाई हमें मोटी एक रकम मिलेगी तो उस टाइम हम घर खरीदेंगे, बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजेंगे, घर में कोई शादी ब्याह वगैरह वगैरह बहुत सारा खर्चा करना होता है। तो उस कॉर्पस फंड को अगर आप नहीं छेड़ना चाहते हैं तो फिर आपको इसमें नहीं जाना चाहिए। और मान लीजिए किसी वजह से विपिन आप जल्दी रिटायर होना चाहते हैं, मान लीजिए अगर आप 58 साल से पहले रिटायर हो रहे हैं तो फिर आपके लिए घाटे का सौदा बन जाता है, क्योंकि आपके जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो कम हो जाते हैं। और मान लीजिए किसी वजह से सैलरी आपकी घट जाती है, क्योंकि अभी लक्ष्मण जो बात कर रहे थे कि सैलरी अमूमन बढ़ती देखी जाती है, पर किसी किसी केस में सैलरी घट भी जाती है। अगर ये सैलरी घट जाती है तो वो जो फॉर्मूला इस प्रकार का है कि आपकी पेंशन कम हो जाएगी। और एक और बहुत जरूरी बात कि आपके गुजर जाने के बाद, आपके नहीं मेरा मतलब कोई भी स्वर्गवासी जब हो जाते हैं तो स्पाउस को 50% पेंशन मिलेगी, तो वो पेंशन आपकी आधी रह जाएगी, जितनी ज्यादा पेंशन होगी उतनी वो आधी भी रह जाएगी। तो ये भी देखने वाली बात है। और आखिरी बात जो इसके अगेंस्ट है कि आपको फंड मैनेजमेंट की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो आपके हाथ में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, मैं यहां करूं, मैं FD करूं, मैं म्यूचुअल फंड में करूं, मैं शेयर्स में करूं, मैं गोल्ड सिल्वर में करूं वगैरह वगैरह, वो फ्लेक्सिबिलिटी आपके हाथ से चली जाती है। तो मैंने देखिए, मैं जब बोल रहे थे तो 6 पॉइंट मैंने लिखे थे फॉर में, 6 पॉइंट मैंने नोट किए थे अगेंस्ट में। अब जो दर्शक देख रहे हैं वो इनको तोल मोल के देख लें, अगर आपको ये 6 सूट करते हैं तो आप करें, और वो 6 सूट करते हैं तो आप इसको मत करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। थोड़ा और डिस्कस करते थोड़ी और बातें आती, लेकिन समय का तकाजा है। लेकिन आप सभी मेहमानों को बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। नमस्कार।